आज तक इंसानों ने स्पेस में हजारों सैटेलाइट्स और कई बड़े स्पेस टेलीस्कोप्स भेजे हैं, लेकिन इन सब में सिर्फ एक टेलीस्कोप ऐसा है जो हमें यूनिवर्स की शुरुआत के सबसे करीब ले जा सकता है। और दोस्तों, उस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। हाँ, मैं जानता हूँ आप में से कई लोगों ने इस टेलीस्कोप का नाम जरूर सुना होगा। इस टेलीस्कोप को बनाने में 30 साल से भी ज्यादा का समय लगा था और लगभग $10 बिलियन इस प्रोजेक्ट पर खर्च हुए थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात इसकी कीमत नहीं थी। असल हैरानी थी इसकी डिजाइन को लेकर, क्योंकि ये इतना बड़ा था कि इसे रॉकेट के अंदर सीधा रखा ही नहीं जा सकता था। इसलिए पूरे टेलीस्कोप को ओरिगामी की तरह फोल्ड किया गया ताकि ये रॉकेट के अंदर फिट हो सके। लेकिन स्पेस में पहुंचने के बाद इसे खुद ही अपने आप असेंबल होना था, और अगर इसका सिर्फ एक भी जरूरी मैकेनिज्म सही समय पर काम नहीं करता तो शायद 30 साल की मेहनत कुछ ही मिनटों में खत्म हो सकती थी। लेकिन दोस्तों, थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। आज यही टेलीस्कोप ऐसी गैलेक्सीज देख रहा है जिनकी रोशनी करीब 13 अरब साल पहले निकली थी और अब हम तक पहुंची है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, जब ऑलरेडी हबल टेलीस्कोप पहले से ही स्पेस में मौजूद था तो फिर इतना महंगा और इतना बड़ा टेलीस्कोप बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? अब इसका जवाब हबल की एक लिमिट में छिपा है। 1990 में लॉन्च हुआ हबल स्पेस टेलीस्कोप इंसानी इतिहास के सबसे सफल साइंटिफिक मिशन में से एक माना जाता है। इसने हजारों गैलेक्सीज की तस्वीरें ली, नेबुला को नई डिटेल में दिखाया, स्टार कैसे जन्म लेते हैं इसे समझने में हमारी मदद की और यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। लेकिन हबल मुख्य रूप से विजिबल लाइट और अल्ट्रा वायोलेट लाइट में काम करता है, यानी वही लाइट जिसका कुछ हिस्सा हमारी आंखें भी देख सकती है। लेकिन यूनिवर्स लगातार फैल रहा है और जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता है वैसे वैसे बहुत दूर की गैलेक्सी से आने वाली लाइट खींचती चली जाती है। साइंटिस्ट इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। इसकी वजह से जो लाइट पहले विजिबल थी वो धीरे धीरे इंफ्रारेड लाइट में बदल जाती है। यही हबल की सबसे बड़ी लिमिट थी। वो इतनी दूर से आने वाली कमजोर इंफ्रारेड लाइट को पूरी क्षमता से नहीं देख सकता था। मतलब यूनिवर्स की सबसे पुरानी कहानी हमारे सामने थी, लेकिन उसे पढ़ने के लिए हमारे पास सही टेलीस्कोप नहीं था। फिर यहीं से एक नए मिशन की शुरुआत होती है। साल 1996 नासा ने एक नए टेलीस्कोप पर काम करना शुरू किया। उस समय इसका नाम था नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप, लेकिन बाद में इसका नाम नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स ई वेब के सम्मान में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रखा गया। लेकिन इस मिशन का सपना जितना बड़ा था उतनी ही बड़ी इसकी चुनौतियां भी थी। साइंटिस्ट ऐसा टेलीस्कोप बनाना चाहते थे जो पहले बने किसी भी टेलीस्कोप से कई गुना ज्यादा सेंसिटिव हो, जो यूनिवर्स की शुरुआती गैलेक्सीज को देख सके, जो दूर मौजूद एक्सोप्लैनेट्स और एटमॉस्फेयर का अध्ययन कर सके और जो इंफ्रारेड यूनिवर्स को पहले से कई ज्यादा डिटेल में देख सके। लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिरर की जरूरत थी। दोस्तों, जेम्स वेब का जो मेन मिरर है वो लगभग 6.5 मीटर चौड़ा है। अगर इसकी तुलना करें हबल टेलीस्कोप से तो हबल का मिरर सिर्फ 2.4 मीटर का है, यानी जेम्स वेब कई गुना ज्यादा लाइट इकट्ठा कर सकता है और जितनी लाइट उतनी ही ज्यादा डिटेल। लेकिन इतना बड़ा मिरर एक ही पीस में बनाना लगभग इम्पॉसिबल था, और अगर बना भी दिया जाता तो वो किसी भी उपलब्ध रॉकेट के अंदर फिट नहीं हो सकता। इसीलिए साइंटिस्ट ने मिरर को 18 अलग अलग हेक्सागोन शेप वाले सेगमेंट्स में बनाया। लेकिन ये कोई साधारण मेटल नहीं था। इन सेगमेंट्स को बेरिलियम से बनाया गया था, क्योंकि ये बहुत हल्का है और बहुत कम टेम्परेचर पर भी अपना शेप लगभग नहीं बदलता। इसके बाद हर सेगमेंट पर लगभग 100 नैनोमीटर मोटी गोल्ड की कोटिंग की गई। अब यहाँ पर भी एक सवाल आता है, आखिर गोल्ड ही क्यों इस्तेमाल किया गया? इसका जवाब है, गोल्ड इंफ्रारेड लाइट को बहुत अच्छी तरह रिफ्लेक्ट करता है और जेम्स वेब का पूरा मिशन इंफ्रारेड यूनिवर्स को ही देखना है। लेकिन सिर्फ मिरर बना लेना काफी नहीं था। एक और बड़ी समस्या थी और वो थी हीट। जेम्स वेब इंफ्रारेड लाइट देखता है और इंफ्रारेड असल में हीट का ही एक रूप है। अगर टेलीस्कोप खुद थोड़ा भी गर्म हो जाता तो उसकी अपनी हीट यूनिवर्स से आने वाली कमजोर इंफ्रारेड सिग्नल को छुपा देती, यानी टेलीस्कोप खुद ही अपना दुश्मन बन जाता। इसीलिए साइंटिस्ट ने इसके लिए एक विशाल 5 लेयर सनशील्ड बनाया, जो पूरी तरह खुलने के बाद लगभग एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा हो जाता है। इस सनशील्ड का काम सिर्फ एक ही था, सूरज की हीट को टेलीस्कोप तक पहुंचाने से रोकना, ताकि मिरर और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बेहद कम टेम्परेचर पर अपना काम कर सके। लेकिन इतना बड़ा मिरर, इतना विशाल सनशील्ड और सैकड़ों मूविंग पार्ट्स आखिर रॉकेट के अंदर कैसे फिट हुए? यही इस मिशन का सबसे कठिन हिस्सा था। लेकिन अंत में पूरे टेलीस्कोप को बहुत ही केयरफुली फोल्ड किया गया। मिरर की साइड विंग्स बंद की गई, सनशील्ड को कई लेयर्स में मोड़ा गया और हर हिस्से को एक तय क्रम में लॉक किया गया, क्योंकि स्पेस में पहुंचने के बाद इन्हें उसी क्रम में दोबारा खुलना था।
एंड आखिर में 15 दिसंबर 2021 फ्रेंच गुयाना लॉन्च पैड पर एरियन 5 रॉकेट तैयार खड़ा था। उसके अंदर इंसानी इतिहास का सबसे जटिल स्पेस टेलीस्कोप अपनी यात्रा शुरू करने वाला था। लेकिन रॉकेट का उड़ना इस मिशन का सबसे आसान हिस्सा था। असली परीक्षा तो लॉन्च के बाद ही शुरू होने वाली थी। कुछ सेकंड बाद रॉकेट ने उड़ान भरी और जेम्स वेब अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा पर निकल पड़ा। लॉन्च बिल्कुल नॉर्मल रहा, लेकिन नासा के लिए मिशन अभी भी सफल नहीं हुआ था। असल चुनौती अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि रॉकेट का काम सिर्फ टेलीस्कोप को स्पेस तक पहुंचाना था। उसके बाद जेम्स वेब को सब कुछ खुद ही करना था। लॉन्च के लगभग 27 मिनट बाद जेम्स वेब रॉकेट से अलग हो गया। अब वो पूरी तरह अकेला था, धीरे धीरे धरती से दूर जाता हुआ। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, इसे अर्थ के आसपास क्यों नहीं रखा गया? आखिर इसे लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर भेजने की जरूरत क्या थी? इसका जवाब जेम्स वेब के कैमरा में छिपा है। ये टेलीस्कोप विजिबल लाइट नहीं बल्कि इंफ्रारेड लाइट देखता है, और इंफ्रारेड के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है हीट। सिर्फ सूरज ही नहीं, अर्थ भी लगातार हीट छोड़ती है, यहाँ तक कि चांद भी छोड़ता है। और अगर जेम्स वेब अर्थ के पास रहता तो इन तीनों की हीट उसके बेहद सेंसिटिव सेंसर तक पहुंच जाती, और फिर यूनिवर्स से आने वाली अरबों साल पुरानी कमजोर इंफ्रारेड लाइट कभी साफ नहीं दिखाई देती। इसी वजह से साइंटिस्ट ने जेम्स वेब को अर्थ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट L2 के आसपास भेजा। ये एक ऐसी जगह है जहां सूरज, पृथ्वी और चांद लगभग एक ही दिशा में दिखाई देते हैं। यानी टेलीस्कोप को सिर्फ एक तरफ से आने वाली हीट को रोकना पड़ता है, और दूसरी तरफ रहेगा हमेशा के लिए गहरा अंधेरा और बेहद कम टेम्परेचर बना रहेगा। यही जेम्स वेब के लिए सबसे सही जगह थी, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था। लॉन्च के बाद अगले 29 दिन नासा के लिए सबसे तनाव भरे दिन थे। नासा ने इन्हें 29 डेज ऑन द एज कहा, क्योंकि इन 29 दिनों में जेम्स वेब को सैकड़ों कमांड्स बिना किसी गलती के पूरे करनी थे। नासा के अनुसार इस मिशन में 344 सिंगल पॉइंट फेलर्स थे, मतलब 344 ऐसे जरूरी स्टेप्स जहां अगर सिर्फ एक भी मैकेनिज्म सही समय पर काम नहीं करेगा तो पूरा मिशन हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। सबसे पहले सोलार पैनल खोला, अब टेलीस्कोप को बिजली मिलने लगी। फिर कम्युनिकेशन एंटीना अपनी जगह पर आया, अब नासा उससे लगातार कांटेक्ट में था। लेकिन सबकी नज़र एक ही चीज़ पर थी, और वो थी सनशील्ड। यही पूरे मिशन का सबसे नाजुक हिस्सा था। लेकिन धीरे धीरे लॉक्स खुले, फिर 2 बड़े पैलेट्स नीचे आए। इसके बाद लंबे साइड बूम्स बाहर निकले, और एक एक करके सनशील्ड की 5 लेयर्स अपनी जगह फैलने लगी। ये कोई साधारण कपड़ा नहीं था, इसे केप्टोन नाम के खास मटेरियल से बनाया गया था, जो स्पेस की एक्सट्रीम कंडीशन को सह सकता है। जब पूरा सनशील्ड खुल गया तो उसका साइज लगभग एक टेनिस कोर्ट जितना हो गया। अब सूरज की तरफ वाला हिस्सा 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक गर्म हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं वहाँ का टेम्परेचर लगभग -233 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। यानी सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर करीब 300 डिग्री का फर्क। और यही वजह है कि जेम्स वेब इतनी कमजोर इंफ्रारेड लाइट को भी देख पाता है। लेकिन अभी सबसे मुश्किल काम बाकी था, और वो था मिरर। जेम्स वेब के 18 गोल्ड मिरर सेगमेंट्स अपनी जगह तो पहुंच गए थे, लेकिन अभी ये एक साथ काम नहीं कर रहे थे। अगर इनमें से एक सेगमेंट भी बहुत थोड़ा सा गलत पोजीशन पर होता तो पूरी इमेज धुंधली हो जाती। इसीलिए नासा ने मिरर अलाइनमेंट शुरू किया। हर सेगमेंट्स के पीछे बेहद सटीक मोटर्स लगे थे, जो उसे नैनोमीटर लेवल पर एडजस्ट कर सकते थे। यानी इंसान के बाल की मोटाई से भी हजारों गुना छोटी मूवमेंट। कई हफ्तों तक एक ही स्टार की इमेजेस ली गई, बार बार मिरर को एडजस्ट किया गया, और आखिरकार 18 अलग अलग इमेजेस मिलकर परफेक्ट इमेज बन गई। अब जेम्स वेब पूरी तरह से रेडी था। करीब 6 महीने की टेस्टिंग के बाद 12 जुलाई 2022 नासा ने दुनिया के सामने जेम्स वेब की पहली ऑफिशियल इमेज जारी की। सबसे पहली तस्वीर थी वेब्स फर्स्ट डीप फील्ड। पहली नजर में ये सिर्फ चमकते हुए छोटे छोटे बिंदु लगते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर स्टार्स नहीं थे। ये पूरी की पूरी गैलेक्सीज थी, और इनमें से कुछ लाइट करीब 13 बिलियन साल पहले निकली थी। इसके बाद कॉस्मिक क्लिफ्स, पिलर्स ऑफ क्रिएशन, स्टीफन्स क्विंटेट, कार्टविल गैलेक्सी और हमारे सोलर सिस्टम के जुपिटर, नेपच्यून और यूरेनस की ऐसी इमेजेस सामने आई जिन्होंने साइंटिस्ट को नई जानकारी दी। लेकिन जेम्स वेब सिर्फ तस्वीरें लेने तक ही सीमित नहीं था। ये दूर मौजूद एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर का भी अध्ययन करता है। इसी टेलीस्कोप की मदद से साइंटिस्ट ने WASP-39b जैसे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को स्पष्ट प्रमाण में खोजा। ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम और कई दूसरे एक्सोप्लैनेट का भी पहले से कहीं ज्यादा डिटेल अध्ययन किया गया।
हालांकि अभी तक किसी भी प्लेनेट पर जीवन मिलने की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जेम्स वेब हर नई ऑब्जर्वेशन के साथ हमें उस जवाब के और करीब ले जा रहा है। अब यहाँ पर एक आखिरी सवाल, ये टेलीस्कोप कितने साल तक काम करेगा? जब मिशन बनाया गया था तब साइंटिस्ट ने कम से कम 10 साल का टारगेट किया था, लेकिन लॉन्च इतना सटीक रहा कि उम्मीद से काफ़ी कम फ्यूल खर्च हुआ। और इसी वजह से नासा का अनुमान है कि अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो जेम्स वेब टेलीस्कोप 2030 के दशक के बाद भी और संभव है 2040 के आसपास तक भी साइंस डेटा भेजता रहे। हालांकि इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह बचे हुए फ्यूल और स्पेस एनवायरनमेंट पर निर्भर रहेगा। लेकिन एक बात तय है, जेम्स वेब सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं है, ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा साइंटिफिक उपलब्धियों में से एक है, जिसने हमें सिर्फ एक नई तस्वीर नहीं दी बल्कि यूनिवर्स को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। और शायद ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि हर नई डिस्कवरी एक नया सवाल लेकर आती है और जेम्स वेब आज भी हर दिन यूनिवर्स से नई कहानियां, नई जानकारी और नए रहस्य धरती तक भेज रहा है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें स्पेस और साइंस पसंद है। और ऐसे ही रिसर्च बेस्ड हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारी चैनल द यूनिवर्स फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ अगली डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। तब तक आसमान को देखते रहिए, क्योंकि हो सकता है यूनिवर्स का अगला सबसे बड़ा रहस्य अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।